मेरा नाम डॉक्टर शैलेश पाटिल है। मैं यूनिसेफ के साथ जुड़ा हूँ। हम कोविड के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबको पता है कि कोविड के क्या सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, और फिर बहुत सारे लोगों को ये भी सुनने में आया कि किसी को स्मेल आना बंद हो गया, किसी की टेस्ट चली गई, उससे ही पता चल जाता कि इसमें कुछ लक्षण है। तो हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको कोविड के लक्षण पता है, तो हम जो हमारा मेन फोकस रहेगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस पर हम फोकस करेंगे। अभी सबको लग रहा होगा कि शायद कोविड केसेस खत्म हो गए हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत भीड़ है, शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, ट्रैवल, टूरिस्ट स्पॉट, सब जगह लोग आ रहे जा रहे, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात नहीं कर रहा है, या फिर हम बहुत उसको रहे। पर फिर भी अभी भी अगर हम थोड़ा डेटा देखें तो अभी भी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र की हम बात करें तो 16,000 मतलब करीबन 17,000 केसेस अभी भी हमारे एक्टिव केसेस है, ताकि अभी भी जो वो कोविड से जूझ रहे। उसमें से अभी बात करेंगे क्यूमुलेटिव में तो करीबन 64 लाख उसमें हम क्योर हो चुके हैं या फिर डिस्चार्ज हो चुके हैं, और करीबन 1,40,000 डेथ महाराष्ट्र में कोविड की वजह से हुई है। और अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे नेशन की बात करें, तो अभी भी करीबन 1,40,000 केसेस एक्टिव है, जो पूरे हम महाराष्ट्र की पूरे इंडिया की बात करें। हमारी टेस्टिंग या फिर जो हम सिस्टम इतने इस्टेब्लिश है कि हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, डिटेक्शन भी कर रहे हैं, तो इसलिए अपने केस अपने को दिख रहे, ताकि वो भी एक अच्छा साइन है कि हम किसी को लेफ्ट आउट नहीं कर रहे हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कोविड के लिए जो अनुरूप व्यवहार है, वो वर्तणूक है, वो अपने को कैसे करनी है, उसमें अपने को जान के रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो अपना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय है, उन्होंने 15 सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बताए कि उसमें क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। तो हम वो एक थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे। ये चीज़ें हम सबको पता है, पर ये इस लाइक कि एक थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा, रिविजन हो जाए, ताकि अपने को पता रहेगा। जैसे कि ग्रीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, तो हम पहले शेक हैंड करते थे, गले मिलते थे, बहुत चाव से मिलते थे। अब थोड़ा सा अपने पे कुछ कोविड की वजह से हमारे इस ग्रीटिंग में बदलाव हो गए। अब हम क्या करते हैं कि हम हाई फाई कर दूर से ही करते हैं या फिर नमस्ते करते हैं, ताकि डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो। अगर कोई इन्फेक्टेड है, गलती से अपने से किसी और को ट्रांसमिशन का होना नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करके ग्रीट करना है हमको। दूसरा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो हम सबको पता है कि पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ करते थे, पर सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक अंतर, वो मतलब हम एक दूसरे से सोशली दूर हो रहे हैं। तो बेस्ट वर्ड इज़ लाइक फिजिकल डिस्टेंस, कि अपने को फिजिकली हम शरीर से भले दूर हो, मन से पास में रहेंगे। तो फिजिकल डिस्टेंस से अपने को कम से कम 6 फीट 2 गज की दूरी हम बोल रहे हैं। तो ये क्यों करते हैं? सबको पता है कि कोविड का जो विषाणु है, कोरोना वायरस है, अगर हम छींकेंगे, खांसेंगे तो वो ट्रैवल कर सकता है, नीचे रह सकता है। तो हम इसलिए अपने को वेल वेंटिलेटेड एरिया या फिर जहाँ पे भी पॉसिबल है अपने को ये 2 गज की दूरी अपने को ये हमेशा याद रखना है। थर्ड है कि वियर रीयूजेबल हैंडमेड फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम्स। अभी मास्क के भी ऐसा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि N95 यूज़ करना चाहिए, या फिर मैंने सिर्फ ओढ़नी ली है, कोई फीमेल है अपने यहाँ पे कोई, तो फिर मैंने ओढ़नी ली है, साड़ी का पल्लू ले लिया है, वो चल जाएगा। तो बिल्कुल नहीं। अपने मास्क में भी पहले कैसे था कि मास्क में भी कैसा होता है, बहुत लोग N95 यूज़ करने लगे थे। तो उस टाइम पे तो स्टार्टिंग में PPE किट इतना शॉर्टेज था, अगर कॉमन लोग अगर PPE किट या फिर N95 यूज़ करेंगे तो अपने को उस टाइम पे डिफ़िकल्ट होता था। तो जो सर्जिकल मास्क है, जो N95 मास्क है, इट इज़ मीन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स है, जो डील कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में, उनके लिए। अपने लिए जो अपना क्लॉथ मास्क है, बस उसमें भी अपने को ये देखना है कि वो ट्रिपल लेयर हो, उसमें कम से कम 3 लेयर रहेंगे, तो ही वो मास्क का अपने का बेनिफिट है। अगर सिर्फ रुमाल ले लिया मैंने एक सिंगल लेयर, तो कुछ फ़ायदा नहीं। ओढ़नी ले ली तो कुछ फ़ायदा नहीं, तो फिर वो फ़ायदा कुछ नहीं, वो फिर इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सर्जिकल मास्क है वो यूज़ करते हैं। सर्जिकल मास्क 2-4 दिन, 1-1 हफ्ता यूज़ करते हैं। उसका पहनने का सिर्फ 8 घंटे का समय। अगर मैंने सुबह 9 बजे मास्क पहना है तो वो 8 घंटे के बाद में वो निकाल देना चाहिए। और अगर वो गीला भी हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है उसको, तो वो यूज़ नहीं करना है। अभी भी बहुत सारे लोग मास्क के बारे में थोड़ा सा
पता नहीं है या फिर थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है, तो अपने को इसके लिए वॉशेबल क्लॉथ मास्क यूज़ करना है, बस वो ट्रिपल लेयर हो और वो ध्यान रखना है। और अगर फैमिली में भी, घर में भी है कि हर एक का अलग अलग मास्क होना चाहिए। बहुत सारे लोग फिर मास्क नाक के नीचे पहनते हैं, तो नाक के नीचे पहनेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, गले में लटका के रखते हैं, वो भी करना नहीं है। और मास्क का जो दर्शनी जो फ्रंट पार्ट है उसको बहुत लोग टच करते हैं, उसमें फ़ायदा ही क्या, आप मास्क ही मत पहनो फिर, अगर क्योंकि वो एरिया ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि मास्क का जो फ्रंट पार्ट है उसको अपने को टच नहीं करना है। अगर मास्क में पहन रहा हूँ, निकल रहा हूँ, तो मुझे उस साइड के स्ट्रिंग से उसको ही पकड़ के मास्क पहनना है, उसको पकड़ के मुझे वो मास्क निकालना है। आपको याद रखना है कि ढीला नहीं होना चाहिए। अगर साइड से आप सब ढीला है, ठीक से नहीं बांधा है, तो वो भी डेंजरस है, ताकि ट्रांसमिशन फिर भी हो सकता है। तो मास्क पूरा पैक रहेगा, तुम्हारा ये जो चिन एरिया है, नोज, चिन और ये सब हनुवटी चिन एरिया, तो सब पूरा प्रोटेक्टेड रहे, कवर रहे, अपने को ये ध्यान रखना है। और रिप्लेस मास्क आफ्टर 8 आवर्स, ये सर्जिकल मास्क के लिए मोस्टली मोरलेस लाइक 8 घंटे के बाद मास्क चेंज करना चाहिए। और मास्क का डिस्पोजेबल ये अच्छी तरह करना चाहिए। और मास्क पहनने से, मास्क लगाने से पहले और मास्क निकालने के बाद आपको हैंड वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको याद रखिए। अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज, माउथ। ये क्यों? ताकि कोई कोविड के जो इन्फेक्शन, कोरोना वायरस के जो रहेगा वायरस, फिर अगर वो अपने कहीं पे भी हो सकता है कि अपन ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं भीड़ में गए थे, तो अगर वहाँ पे अपना टच हो गया होगा वो इन्फेक्शन, तो वो कैसे हो सकता है? अगर इसको नाक में, मुंह में या फिर इधर कुछ टच करेंगे तो ये अपने शरीर में प्रवेश करेगा और अपने को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को जो अपने मुंह, कान, नाक, ये सब चीज़ें हैं, उनको अपने को टच करना नहीं है। छींकते या फिर खांसते हुए अपने को याद रखना है कि हैंकरचीफ हो। अगर आपके पास हैंकरचीफ नहीं है तो आप काम कर सकते हैं कि आपने कोहनी मोड़ के इस तरीके से ऐसा आप छींक सकते हैं या फिर खा सकते हैं। कोविड के पहले भी ये चीज़ें बहुत हम स्ट्रेस करते थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हो या फिर वॉश के एक्सपर्ट्स हो, हैंड वॉश करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरिया नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, पर कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एटलीस्ट तो कोविड की वजह से हम ये चीज़ें हम अच्छी तरह वापस उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि फिर रेगुलरली जो क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है, जो फ्रिक्वेंटली टच सरफेस है, टेबल हो गए, रेलिंग हो गया, दरवाजे के डोर नॉब्स हो गए, इसको हम रेगुलरली टच करते हैं, तो इसका डिसइंफेक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुलरली। खुले में आपको थूकना नहीं है, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अरे इसको तो कोविड हो गया है, इससे दूर रहे। या फिर जैसे हम स्टार्टिंग में डॉक्टर्स, जो अपने पुलिस कर्मचारी, जो नर्सेस, उनके साथ स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपन करते थे कि अरे मेरे बाजू में रहती है, वो तो कोविड में ड्यूटी में काम कर रही है, तो उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं। इससे उनका मोरल डाउन होता है। इसकी वजह से अपने को उनका सबको मोरल हाई करने के लिए उनको हम डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम उनसे अच्छी तरह उनको बूस्ट करना चाहिए। हमने देखा कि हमारे कितने सारे पुलिस या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, तो उन्होंने कितना काम किया हुआ है, पुलिस हो या फिर जो भी डिपार्टमेंट के जो काम लोग कर रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। भीड़ की जगह से बचना चाहिए, ताकि हम देखते कि जब सेकेंड वेव आई थी उसके पहले वन ऑफ द रीज़न एक था कि हमारे यहाँ पे शादियों में बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे, बहुत सारी जगह पे इलेक्शंस हुए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई उस टाइम। अब सबको पता है कि कोविड वायरस के जो वेरिएंट्स है, तो वेरिएंट होते हैं तो उसमें ट्रांसमिशन का रेट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से अपने को जो भी भीड़ की जगह रहेगी तो उसमें अपने को भीड़ ज़्यादा ना हो, वो अपने को ध्यान रखना चाहिए। जिसको कुछ बेस होगा, जिसको जो भी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, WHO, यूनिसेफ, ये 2-3 या फिर 3-4 चीज़ जो है तो उनका वेरीफाइड रहेगी, तो उनकी वही आप इंफॉर्मेशन को मानिए, जिस पे शास्त्रीय आधार है, तथ्य है, उसमें फैक्ट्स है, उनको ही अपने को तवज्जो देनी है, उनको ही अपने को ध्यान रखना है। बहुत सारी हेल्पलाइंस है,
हर एक स्टेट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की भी है। जैसे मुंबई में तो 24 वार्ड्स है, तो हर एक 24 वार्ड्स की अलग अलग वॉर रूम की अलग अलग हेल्पलाइन है। वैसे ही जो हमारी 1075 है, जो IDSP जो है नेशनल लेवल का, उसका फिर हेल्पलाइन है, तो उसका भी अपन इन जानकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्पलाइन है। कोविड की वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट बहुत हुआ है कि हर एक भी हुआ है। बच्चे, बूढ़े, काम, कोविड में काम करने वाले, अपने जैसे यंग हो, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि उस पर कोविड का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो हर एक कोई अलग अलग चीज़ों से गुजरा है। अगर हम छोटे बच्चे की बात कर ले कि वो स्कूल में आता था, दोस्तों से मिलता था, आज उसको ऑनलाइन मोबाइल पे क्लासेस करनी पड़ रही है, तो वो भी कुछ अलग से उतर रहा है। तो अपने को सब संभाल के, कोई अगर स्ट्रेस में है, उसका चिड़चिड़ापन है उसका, तो वो दूर करने के लिए अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी है तो आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं, तो उसका आपको इस्तेमाल करना रहेगा, ताकि कोई स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेगा तो अपने को वो दूर हम कर सकते हैं। जो हमारे जो एसेंशियल सर्विसेज है, तो हम उसको ध्यान न दें। मतलब एक होगा इम्यूनाइजेशन, फिर डिलीवरी। अगर घर पे कोई डिलीवरी हो रही है तो बहुत रिस्की चीज़ है, उसमें अगर बच्चे की जान जा सकती है, माँ की जान जा सकती है। अपने को ये चीज़ नहीं होने देनी। अगर कोई वो डर से या फिर कोई ऐसा लॉकडाउन जैसा सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से अपने को क्या करना रहेगा कि वो संस्था में जो पास के नज़दीक का जो अस्पताल रहे, वहाँ पे जाके वो डिलीवरी कराए, ताकि बच्चा और माँ स्वस्थ रहे। अपने को ये सब चीज़ें उसमें अपने को कंटिन्यूशन रखना रहेगा। 97% की जो UAE है, हम अरब कंट्री की बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनका वैक्सीनेशन 97% तक हुआ है। और हम इंडिया की बात करें तो 53% हमारा ये वैक्सीनेशन हुआ है। ये टोटल पॉपुलेशन के अगेंस्ट है। तो हम अगर ऐसा सिर्फ अडल्ट पॉपुलेशन, एलिजिबल पॉपुलेशन पकड़ेंगे तो करीबन 74 से 75% भी रहेगा। तो ग्लोबल सिनेरियो में देख रहे हैं कि UAE, पुर्तगाल, क्यूबा, ब्राज़ील, ये बहुत ऊपर है। और नीचे हम नाइजीरिया की देख रहे हैं कि वो अफ्रीकन कंट्री है, फिर वो लोअर जिनका बोलते कि डेवलप कंट्री नहीं है, तो उनका सिर्फ 2.7% है। तो बहुत डिस्पैरिटी है कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इसमें बहुत सारी डिस्पैरिटी है। अगर इंडिया की बात करें कि एटलीस्ट 1 डोज हम करीबन हम सबसे अभी हम आगे हैं। यहाँ पे चाइना का नहीं है, चाइना का डेटा अलग है। सो अगर हम कंपेयर करेंगे USA, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सब चीज़ों से, हम एब्सोल्यूट फिगर्स में हम काफ़ी हद तक हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है। अब सबको पता होगा कि हम रिसेंटली हमने अभी 100 करोड़ टीकाकरण भी हमने पूरे इंडिया का हमने अचीव किया है। फर्स्ट अभी हम अगर बात करेंगे, करीबन पूरे वर्ल्ड की आबादी की 50% वैक्सीनेशन 50% हो चुका है। मतलब करीबन एटलीस्ट उनका एक डोज तो इनकेस हुआ है। और अभी तक करीबन 734 करोड़ डोसेस पूरे वर्ल्ड में दी गई है। और एवरेज निकाला तो करीबन 2.3 करोड़ डोसेस हर एक दिन में दी जा रही है। अभी भी लो इनकम कंट्रीज़ में हम वैक्सीन इतना अभी हुआ नहीं है। एक कोवैक्स करके एक प्लेटफॉर्म है, उससे वैक्सीन इन कंट्रीज़ को दे रहे हैं, वो धीरे धीरे पेस पकड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में वैक्सीन का अवेलेबिलिटी बहुत कम था और डिमांड बहुत ज़्यादा, इगरनेस बहुत सारा था। तो उस टाइम पे वैक्सीन कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो 10 करोड़ वैक्सीन था, उसको 85 डेज लगे। 85 डेज मतलब पहले 85 डेज में हम 10 करोड़ वैक्सीन ले, पर हम जो 90 to 100 करोड़ से हुआ तो उसको सिर्फ 19 डेज लगे। इसके लिए कि पहले वैक्सीन का प्रोडक्शन कम था, अवेलेबिलिटी कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास डेवलप था पहले से, पर वो और स्ट्रेंथन हुआ।